अस्सलाम वालेकुम। चलो आज से मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स से कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन मुझे फील हुआ शायद उसको ना उसी टाइम पे डिस्कस करना चाहिए जब हमारी मशीन लर्निंग में जब उसका यूज़ पड़ रहेगा ना, तो उसी टाइम पे उसको फिर हम डिस्कस करेंगे इस तरह। हाँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जब हम उसकी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर उसी टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं, अभी अगर पढ़ते तो काफ़ी जो है ना ड्राई हो जाता, बोरिंग हो जाता। तो इसीलिए उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, उसी टाइम पे इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। चले भाई, ज़रा यहाँ देखें। अच्छा, तो मशीन लर्निंग को अगर हम इस तरीके से समझें कि लाइक आज के ज़माने के अंदर मशीन लर्निंग का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है और हर जगह तकरीबन यूज़ हो रही है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल इसकी, लेट से आपने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखी, सही है, या आपने कुछ सर्च किया, ठीक, या आपने किसी वीडियो को लाइक कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के बाद उसी तरह की वीडियोस रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। सही है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने क्या रूल लिखा है कि भाई फला फला बंदा आएगा, वो ये वीडियो देखेगा, अगर ये वीडियो देखेगी फेलिफ करके, क्या उसने रूल लिखा हुआ है कि अगर वो लेट से कॉमेडी रिलेटेड वीडियो देखता है तो उसको कॉमेडी रिलेटेड आगे कंटेंट रिकमेंड करना है। अगर कोई एलिफ की कंडीशन में लिखा हुआ कि अगर कोई इस्लामिक वीडियोस देखता है तो उसको इस्लामिक वीडियोस रिकमेंड करना। क्या इस तरह की बहुत सारी इफ़ एलिफ की कंडीशंस लिखी हुई गई हैं पीछे, या यहाँ पर कुछ और फिनोमेना है? जी बिल्कुल, तो मशीन लर्निंग ही है ये आपकी एप्लीकेशन, क्या है? मशीन लर्निंग ही है। ठीक है, ये जो आपको कंटेंट रिकमेंड हो रहा है आपके आपके एक्टिविटी के बिहाफ पर, यह आपकी क्या है बेसिकली इसकी बैकएंड पे मशीन लर्निंग ही चल रही है। सही है, अब हो क्या रहा है कि जब हम जाकर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं या किसी भी वीडियो को वॉच करते हैं, तो मशीन मतलब जो पीछे एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं वो हमारी इंटेंशन समझ जाते हैं कि यूज़र आज या अभी के वक्त किस इंटेंशन के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आया है। सही है, और जब हम कुछ टाइम उस वीडियो को दे देते हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी रील हो, ठीक है, उसको लाइक कर देते हैं या उस पर कोई कमेंट कर देते हैं, तो बैकएंड पर जो मॉडल्स अप्लाई हुए हैं मशीन लर्निंग के, वो आपके उस बिहेवियर पर या आपकी उस एक्टिविटी पर आपको नेक्स्ट कंटेंट रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये एप्लीकेशन तकरीबन हर ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। लाइक फेसबुक पे हम इसको समझते हैं इस तरीके से कि आपकी इंटेंशन है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को आपने बाई करना है, सही है, लेट्स आपने टी शर्ट्स ख़रीदनी है या मोबाइल का बैक कवर ख़रीदना है या माउस परचेज़ करना है, आपने लेट से गूगल पे जाके सर्च किया, सही है, दराज वगैरह को आपने स्क्रॉल किया, दराज वेबसाइट ओपन कर ली, या कोई ई कॉमर्स स्टोर बने हुए थे, आपने वहाँ जाकर स्क्रॉलिंग वगैरह करी और आपको लेट से प्रोडक्ट मिल गई या ना मिली, सही है, लेकिन आपने एटलीस्ट क्या किया, अपना कुछ डेटा लीव कर दिया, डेटा दे दिया किसको? गूगल को। सही है, तो सारे प्लेटफॉर्म्स क्या कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, सब कनेक्टेड है। तो क्या होगा अगर आप कुछ टाइम के बाद, ठीक है, या फ़ौरन ही अगर आप फेसबुक पे चले जाते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टा ओपन करते हैं, तो आप ये नोट करिएगा कि आपको उसी सर्च से रिलेटेड कंटेंट रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। तो आपको स्पॉन्सर करके बहुत सारे एड्स आपकी जो इंटेंशन थी उसी से रिलेटेड रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट किया होगा आप लोगों ने ये चीज़। तो ये भी क्या है, आपकी एक मशीन लर्निंग है। सही है, तो हो क्या रहा है, हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, मशीन या जो पीछे मॉडल्स अप्लाई हुए हैं, वो हमारे इस डेटा को समझ कर फिर हमें नेक्स्ट चीज़ वही चीज़ रिकमेंड कर रहे होते हैं जो हमने उनको डेटा प्रोवाइड किया है। सही है,
बिल्कुल, वो ट्रेनिंग ही हो रही होती है उसकी, ठीक है। तो ऑनलाइन एमएल कहलाती है ये वाली चीज़, एक बैच लर्निंग होती है, एक ऑनलाइन मशीन लर्निंग होती है। तो हर कुछ सेकंड्स में या हर किसी ट्रिगर पे मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा पर ट्रेन हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि लेट से अगर मैं फेसबुक एक घंटे के लिए चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जब मैं उस फेसबुक को जब मैंने चलाने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरी इंटेंशन थी लेट से टी शर्ट खरीदने की, सही। लेकिन जब कुछ टाइम गुजरा तो लाजमी है कि मेरी इंटेंशन अभी भी टी शर्ट खरीदने की हो सकता है मेरी इंटेंशन चेंज हो गई हो, मुझे याद आया लेट से मुझे शूज़ खरीदना है या मुझे कुछ और बाय करना है, तो मैं जाकर उससे रिलेटेड कुछ तो सर्च करूँगा ना, ठीक है। या अगर मैं कुछ सर्च ना भी करूँ, जब मैं फीड पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो लेट से कोई एक दूसरी प्रोडक्ट की एड मेरे पास आ जाती है, या एड ना भी हो कोई एक सिंपल प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ एक सामने आ जाती है, तो अगर मैं उस पर कुछ देर रुक के भी उसको देख लूँगा ना, तो ये टाइम भी क्या होता है कंसिडर किया जाता है कि अगर यूज़र यहाँ पे रुक रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन पहले कुछ और थी, अब चेंज होने लगी है, सही है। और अगर मैं यही चीज़ 1 से 2 मरतबा और करूँगा तो एल्गोरिथम पीछे जो मॉडल अप्लाई हुआ हो क्या करेगा, दोबारा से अपने आप को ट्रेन करके मुझे न्यू रिजल्ट्स रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हैं। तो मशीन लर्निंग जो है मतलब इन बड़े प्लेटफॉर्म्स की हर कुछ ट्रिगर पे या हर कुछ टाइम के बाद इनकी मशीन लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस क्या रह सके, यूज़र का एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्लेटफॉर्म चीज़ों को रिकमेंड कर सके। सही है, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के अंदर अगर हम समझें कि होता क्या है, हम अपनी मशीन को, अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को डेटा देते हैं। डेटा देने के बाद वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, उस डेटा के अंदर रूल को समझता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करता है वो रूल को जाके अंडरस्टैंड करता है। और अगर रूल को अगर मैं बोलूँ तो आप उसको एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। रूल बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है जिसको जाके वो समझता है और उसके बिहाफ पे आउटपुट को रिकमेंड कर रहा होता है, सही। अब इसको इस तरह से समझें पहले कि एक छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल का, ठीक है। अगर मैं उसको लेट से किसी चीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट कराना चाह रहा हूँ, लेट से कैट और डॉग के बारे में उसको बताता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई इस तरह की जो चीज़ है ये कैट होगी और फला चीज़ जो है वो क्या होगी, वो डॉग होगी, सही है। तो उसको पहले मैं क्या करूँगा, सिखाऊंगा, ठीक। कुछ टाइम तक मैं उसको सिखाऊंगा डेटा के बिहाफ पे कि भाई वो सामने जो चीज़ आ रही है वो कैट है, डॉग है, इस तरह से। जब वो सीख जाएगा तो सीख जाने के बाद फिर क्या होगा, अब जब उसके पास कोई न्यू टाइप की कैट आती है, सही है, तो क्या उसको डॉग बोल सकता है, वो हो ही नहीं सकता। अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई है तो कभी वो उस कैट को डॉग बोल ही नहीं सकता। सिमिलरली डॉग को कैट नहीं बोल सकता, सही है। तो पहले उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। ट्रेन किस तरह किया जाता है, उसको डेटा दिखाया जाता है, उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, सही है। तो उस बच्चे ने क्या किया होगा, उन एनिमल्स के पैटर्न्स को समझ लिया होगा कि भाई लेट से छोटे कद की जो होती है वो कैट होती है, एक पैटर्न तो ये हो सकता है, एक फीचर ये हो सकता है उस कैट का, सही है। और मूंछों वाली होती है, आई थिंक डॉग की नहीं होती शायद, मूंछें ऐसे ही है, याद नहीं आ रहा। खैर, एक मतलब मूंछें जिसकी होंगी वो क्या है, वो कैट है। एक उसने दूसरा फीचर लर्न कर लिया, ठीक है। दुम थोड़ी सी लंबी होगी, एक तीसरा फीचर लर्न कर लिया। तो इन चीज़ों के बिहाफ पे वो क्या कर सकेगा, अपनी फर्दर जो न्यू डेटा उसको मिलेगा उसके बिहाफ पे सही प्रिडिक्शन कर सकेगा, सही आउटपुट बता सकेगा, सही है। तो असल में हम उसको रटवाते नहीं है बच्चे को, या किसी भी चीज़ को हम रटवाते नहीं कि अगर ऐसी कलर की दिखे तो कैट होगी। अगर लेट्स में उसको मैंने 5-6 कलर की दिखाई थी कैट्स, अब अगर बाद में उसको मैं एक न्यू कलर की कैट दिखा के बोलूँ बताओ क्या है, तो फिर भी तो कैट ही बोलेगा ना, क्योंकि वो अगर रटा हुआ उसने तो फिर मुश्किल है। जैसे हम लोग होता है ना, हम लोग भी एग्जाम्स में जाते हैं, समटाइम्स चीज़ें रट के चले जाते हैं, कोई न्यू क्वेश्चन आया बस पसीने आना स्टार्ट हो गए, सही है, हो ही नहीं रहा। तो अगर रटा हुआ है तो रटे हुई चीज़ को तो मॉडल भी रट लेता है, समटाइम्स पढ़ेंगे ये, ठीक है। जो ओवर फिटिंग का फिर आंसर हमें देखने को मिल रहा होता है, तो मॉडल भी रट लेते इस तरीके से। लेकिन अगर मॉडल ने सही से डेटा को समझाए, डेटा के दरमियान रिलेशन को, पैटर्न को समझाए तो फिर क्या होगा, हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी यूज़फुल हो रही होती है। तो खुलासा क्या है कि हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करने के बाद मॉडल खुद ही जाकर अंदर के पैटर्न्स को तलाश करता है, फीचर्स को लर्न करता है, फंक्शन तलाश करता है या रूल समझता है कि किस तरीके से डेटा वेरी करने पे हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। उस डेटा के अंदर पैटर्न को समझ के या रूल को समझ के फिर वही प्रिडिक्शन के काबिल हो जाता है। सही है यहाँ तक?
अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अभी मैं दिखाता हूँ नीचे जाकर। ये मैंने एक बनाई हुई है फाइल। ये वैसे मैंने अपनी जो है ना उसके लिए बनाई थी, मतलब जब लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से नोट्स बना रहा होता हूँ। सही है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सही, तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि भाई नॉर्मल प्रोग्रामिंग और वर्सेस मशीन लर्निंग, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी कि हम मशीन लर्निंग की तरफ मूव हुए, या जो साइंटिस्ट है या दुनिया जो थी वो क्यों मशीन लर्निंग की तरफ मूव हुई, क्यों नॉर्मल प्रोग्रामिंग से काम नहीं चला। सही है, अब आप लोग इसको मुझे इस तरीके से बताएं। लेट से मैंने जो है 3 नंबर सम करने का एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, 3 नंबर सम करने का क्या करना है, एक मैंने प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको आइडिया है कि हम फंक्शन लिख देंगे। सही है, सिंपल से उसको हार्ड कोड कर देंगे, 3 पैरामीटर्स हो जाएंगे और उसको समीशन वाली जगह पे हम तीनों पैरामीटर्स का जिक्र करके उसको फंक्शन बना देंगे। सही है, लेकिन लेट से कि रोज़ाना रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। आज के दिन अगर 3 नंबर सम करने की रिक्वायरमेंट थी, तो कल जो है वो रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, डिफरेंट हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपके नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। सही है, तो हमारी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को हार्ड कोड कर रहे होते हैं। मतलब हम अपनी बहुत सारी कंडीशंस बना के क्या कर रहे होते हैं, बस उसी कंडीशंस तक महदूद रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब हम रूल खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। मशीन लर्निंग क्या करती है, रूल को खुद समझती है। रूल अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम रूल्स को खुद से ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो किसी नंबर सम करने के प्रोग्राम की फॉर्म के अंदर हो या कुछ कंडीशंस चेक करने के बारे में हो। ठीक है, कंडीशंस चेक करने में हम इफ एल्स ये 3 स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने बहुत सारी इफ एल्स का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं कंडीशंस की हद तक है। सही है, और अगर वो कंडीशंस इफ एल्स वाली फेल होती तो क्या जाके गिर जाएगा, एल्स में गिर जाएगा। लेकिन वो हार्ड कोड हुआ हुआ है असल में। एल्स के अंदर आपको पता है ना क्या होता है, एक फिक्स कोड चल रहा होता है ना। सही है, हाँ, तो अब कुछ भी नहीं होगा, इफ भी फेल, एल्स भी फेल हो गया, एल्स में आगे गिरेगा, कंडीशन एल्स में आ जाएगी, और उसके अंदर हमने जो भी चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ हैंडल हो जाएगी। अब अगर समझें मेरी 100 कंडीशन है, लेट से इफ एलिफ करके 100 कंडीशन है, और एल्स सबसे आखिरी कंडीशन है 101 वाली। अगर 100 की 100 कंडीशन फेल हो जाती हैं तो एल्स में आ जाएगा। सही है, अब एल्स में जो भी हमने लिखा हुआ वो अगेन हार्ड कोड हुआ है प्रोग्राम मेरा। सही है, आप लोग इसको इमेजिन कर रहे हैं ना, हमने इसको कोड किया था, तो वो एल्स की कंडीशन भी क्या कर रहा होगा। अब लेट से एल्स के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट कंडीशंस आके गिरती हैं, तो क्या होगा, उन तमाम कंडीशंस के लिए वो सेम आंसर या सेम आउटपुट मुझे दिखा रहा होगा। सही है, तो मतलब इसको इस तरह बस समझ लें कि नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें हम चीज़ों को हार्ड कोड कर रहे होते हैं या रूल्स खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं। जबकि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ डेटा देते हैं मॉडल को, मॉडल खुद उस डेटा पर जाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, रूल को समझता है और फिर प्रिडिक्शन के काबिल हो जाता है। हाँ, वो डेटा पर डिपेंड करता है कि हमने इसको कितना बड़ा डेटा दिया है और किस किस तरीके से हमने इसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया है। सही है, लेकिन एटलीस्ट ये इतना कैपेबल हो जाता है कि ये कुछ प्रिडिक्शन के काबिल हो जाए। सही है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको देखेंगे आप बाद में। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या करती है भाई, रूल्स को खुद लर्न करती है, डिस्कवर करती है, फिर हमें डेटा के बारे में प्रिडिक्शन करके दे रही होती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे कि मशीन लर्निंग और कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, स्पैम ईमेल डिटेक्शन में यूज़ हो रही है। ठीक है, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि हम में से मोस्टली लोगों ने क्या किया हुआ होता है, बाहर जाने का सबको शौक होता है, तो मतलब बाहर की हमने वेबसाइट्स के बारे में सब्सक्राइब किया हुआ होता है ईमेल्स को, कि भाई अगर कुछ इस तरह की लेट से यूनिवर्सिटी में बाहर जाना पड़ने के लिए, तो हम यूनिवर्सिटी के ईमेल लेटर पे जाके सब्सक्रिप्शन डाल देते हैं कि हाँ भाई अगर जब कोई भी चीज़ अपडेट आए तो हमें ईमेल पे नोटिफाई कर दो। सही है, तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपनी ईमेल्स को सब्सक्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है तो हमें ईमेल्स आती हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली ईमेल्स क्या होती हैं, अगर उसके अंदर कुछ अमाउंट का जिक्र आ रहा हो। सही है, अमाउंट का जिक्र आ रहा हो कि भाई यू कैन विन दिस मच अमाउंट या इस तरीके से, तो क्या करता है एआई उसको स्पैम क्लासीफाई कर देता है। सही है, समझे किस तरह से किया होगा। हो सकता है कि पहले तो इसके पीछे कुछ मशीन लर्निंग ऑलरेडी चल रही है। सही है, जिसमें क्या हुआ होगा, इसको डेटा दिया गया होगा कि भाई अगर कोई बात करे कि यू कैन अर्न लेट से 3000 अमाउंट इन अ वीक। ठीक है, अब इस तरह की जो भी मैसेजेस होंगे या इसके सिमिलर मैसेजेस होंगे, तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, उसमें
कुछ पैटर्न्स को तलाश करेगा और फिर उसको उसके भी हाथ पे डिसीजन लेके क्या कर देगा, उसको स्पैम में डाल देगा। ये सब जब सबको आइडिया है स्पैम क्या होता है, ईमेल के अंदर हमारे पास एक स्पैम का एक अलग से फोल्डर होता है, ठीक है। तो अगर किसी ईमेल के अंदर इस तरह अमाउंट से रिलेटेड या प्राइस विन करने से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट आता है ना, तो मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पर काम करके स्पैम वाले फोल्डर के अंदर जाके ईमेल को गिरा देता है, ताकि हमारा जो नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल इनबॉक्स है, उसको गंदा ना होने दे, मतलब हमें अगर स्पैम वाली चीज़ें तो उससे बचा सके, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ डज गूगल मैप नोस देयर ट्रैफिक। हाँ चलें इसका पता कि गूगल मैप किस तरीके से, जैसे हम लोग लगाते हैं ना गूगल मैप का यूज़ कर रहे होते हैं, तो पता चलता है भाई कहीं पर रेड लाइन दिख रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, येलो लाइन दिख रही है तो ट्रैफिक है लेकिन फ्लोइंग ट्रैफिक है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। और अगर नॉर्मल है, आई थिंक ब्लू होती है, लाइट ब्लू, तो नॉर्मल ट्रैफिक चलता जा रहा है, मतलब कोई उसमें रुकावट नहीं है। तो गूगल मैप को किस तरह से आइडिया होता है कि भाई ट्रैफिक है या नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही होता है कि सेलफोन के अंदर सेंसर्स होते हैं, ठीक है, उनके भी हाथ पे क्या होता है, ये चीज़ डिटेक्ट कर रहा होता है। तो सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, बेसिकली वो देखता है कि फ़ोन की मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, उस जगह पर मोबाइल फ़ोन तो सबके पास ही हो ना भाई आज के ज़माने के अंदर, ठीक है। नहीं वो तो सही है, लेकिन मैं ट्रैफिक के हवाले से बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक जहाँ पर भी जाम हुआ है वहाँ पे लोग ही तो मौजूद है ना, रोबोट तो है नहीं, ठीक है। लोग मौजूद है तो डेफिनेटली मोबाइल भी मौजूद है। तो गूगल मैप क्या करता है, सेंसर्स के भी हाथ पे मतलब डिटेक्ट करता है कि उन सेंसर्स की मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, वो स्टैटिक है या नहीं, सही है। और ये सारा का सारा वेव्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस तरह की डिफरेंट वेव्स होती हैं, उसके भी यहाँ पे सारा ये प्रोसेस चल रहा होता है, फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो खैर क्या मतलब है इसका कि मोबाइल की मूवमेंट्स अगर उस जगह पे ना होने के बराबर हो गई है तो गूगल मैप उसको क्लासीफाई करता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, समझ रहे हैं। और जब वो मोबाइल की मूवमेंट्स हो रही, मोबाइल की मूवमेंट से मुराद क्या है, मोबाइल मतलब मैं सेलफोन की बात कर रहा हूँ, पुलिस वाली मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, सही है। तो जो भी बंदा है उस जगह पर, वो लाजमी सी बात है, बस में है, बाइक में है, गाड़ी में है, अगर वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से गूगल ही आइडेंटिफाई कर सकेगा, गूगल मैप, कि हाँ भाई मूवमेंट चल रही है। लेकिन अगर वो रुक गया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रुक गया है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है, लाजमी सी बात है, तो इस वजह से हमें वो क्या दिखा रहा होता है, रेड लाइन दिखा रहा होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को, नहीं समझ रहे? अच्छा नेक्स्ट देखें, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब होता क्या है, हम अमेज़ोन में से यहाँ पे काम नहीं करता, सही है, लेकिन अमेज़ोन के अंदर ये फीचर है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है कि दराज वगैरह में है या नहीं है, कि अगर आपने कुछ चीज़ परचेज़ करी ना वहाँ से, अमेज़ोन से, किसी भी चीज़ की बात कर लें, आपने टॉवल ले लिया या कुछ और, आपने मोबाइल का कवर ले लिया, तो क्या होगा, आपको फिर वो जो आपने परचेज़ किए ना उसी से रिलेटेड आपको फिर वो रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। दराज पे है ये चीज़, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम आ गया, ये भी क्या है, मशीन लर्निंग की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर हम फूड पांडा में पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और किसी एक पैटर्न में मंगवाते हैं, लेट से हमने कहा कि भाई हम हर सैटरडे को पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, सही है, तो क्या होगा, वो पैटर्न को लर्न करने के बाद आपको क्या करेगा, कुछ वीक्स के बाद आपको ऑफर देना स्टार्ट कर देगा कि भाई 20% ऑफ है इस पिज़्ज़ा पे, इस शॉप पे। अच्छा मैं इतना यूज़ नहीं करता, मैसेज का आइडिया नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन शायद आता हो, सही है। तो खैर हाँ, ऐड का बिल्कुल, ऐड का तो पॉसिबल है। ऐड का तो क्या होता है, आपका फेसबुक भी इस तरह से काम करता है। पहले क्या होता था, फेसबुक पे जब ऐड चलाते थे तो हमसे वो इंटरेस्ट पूछता था कि भाई ऐड से मुझे ये बॉटल सेल करनी है, ठीक है। अब इस बॉटल को मुझे जिन लोगों को दिखाना है, इस बॉटल के ऐड को जिन लोगों को दिखाना है, मैं उनका इंटरेस्ट पहले मेंशन करता था। मतलब लोग क्या करते थे कि इंटरेस्ट बताया करते थे कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है ना, ये तुम इन इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाओ, सही है ना। अभी हमने बात की थी कि फेसबुक को पता है कि कोई यूज़र आ रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है या उसका इंटरेस्ट क्या है। सर बेसिकली मोबाइल यूजर्स की वजह से वो बताता है, और फेसबुक के ऐड सिस्टम में अभी भी इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक तीन चीज़ें बिल्कुल ये उसमें अभी भी मौजूद है, लेकिन अब थोड़ा सा पावरफुल हो गया कि अगर आप इंटरेस्ट ना भी डालें ना तो फेसबुक केयर नहीं करता। फेसबुक बोलते बस आप अपना एड चलाओ, ऑडियंस क्या होगी मैं खुद डिसाइड करूँगा, और सबसे बेस्ट ऑडियंस को तलाश करके लेकर आता है, सही।
बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है, सही है। तो हाँ, फेसबुक से एड से निकले थे, ठीक है। तो बिल्कुल फूड पांडा पे या इस तरह की ऐप्स पे आपको एड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि अगेन आपका फ़ोन जो है मेजोरिटी ने अगर फेस अनलॉक होता है तो फेस अनलॉक लगा के रखते हैं, सही है। तो ये भी क्या है आपका, ये कोई हार्ड कोडेड फीचर नहीं है, ठीक है, हार्ड कोडेड फीचर नहीं है। इसके पीछे भी अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एक AI मॉडल लगा हुआ है जिसने आपके फेस के फीचर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि भाई ये फेस के फीचर्स हैं, अगर यही फेस मुझे दोबारा दिखेगा तो मैं अनलॉक होऊंगा, अदरवाइज मैं एरर दे दूंगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हो गई। पढ़े इसको, डेफिनेशन पढ़े सब। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर अ कंप्यूटर लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम विद एवरी रूल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो हम प्रोग्रामिंग करके उसको नहीं बताएंगे कि ये चीज़ होगी तो ये आउटपुट देना, ये चीज़ होगी तो ये आउटपुट देना, ये चीज़ होगी आउटपुट देना, नहीं। बस डेटा दे दिया, डेटा की क्वालिटी हमने अच्छी करके दे दी, पांडा से हमने जो पढ़ा हुआ डेटा क्लीनिंग और सब कुछ परफॉर्म करके उसको दे दिया। अब डेटा के बिहाफ पे क्या करेगा, वो अपने आप को ट्रेन करेगा, पैटर्न्स लर्न करेगा और फिर क्या हो जाएगा, वो कैपेबल हो जाएगा किसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए, सही है। ये कुछ दोबारा से एग्जाम्पल्स मैंने शायद डबल मरतबा लिख दी हैं, खैर देख लीजिएगा इसको। अच्छा, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है। अब होता क्या है कि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने जाते हैं या मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर डेटा को क्लीन करना है, क्लीन नहीं है, ठीक। फिर मॉडल को ट्रेन करना है, सही है। मतलब ये बहुत मोटे मोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसकी काफ़ी डिटेल्स होती हैं हर पॉइंट की। तो ट्रेन करेंगे मॉडल को, ठीक है। ट्रेन करने के बाद क्या हो जाएगा, मॉडल पैटर्न्स को समझ सकेगा हमारे डेटा के, ठीक। और फिर क्या करेगा, मॉडल को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट करेंगे किसी अनसीन डेटा पर, किसी अनसीन डेटा पे, उसी बच्चे की तरह कि मैंने उसको लेट से 100 कैट्स के बारे में और 100 डॉग्स के बारे में सिखाया। अब लेट से उसके जब मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, उसको जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तो टेस्टिंग कब वैलिड मानी जाएगी, जब मैं उसको ट्रेनिंग वाला डेटा दूँ ही ना, सही है। जब भी टेस्टिंग वैलिड मानी जाएगी कि हाँ भाई, जब मैंने उससे एक बिल्कुल न्यू, ठीक है, कैट या डॉग दिखा के उससे मैंने मालूम किया, तो अगर तो वाकई में वो सही से लर्न कर चुका है तो मुझे वो करीब करीब आंसर देगा, ठीक है। बच्चा तो खैर एग्जैक्ट आंसर दे देगा, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, उसके करीब करीब आंसर देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट डेटा का हमेशा यहाँ पे जिक्र रहता है कि हमें डेटा को वैलिड करने के लिए या मशीन के जो लर्निंग है उसको वैलिडेट करने के लिए टेस्टिंग डेटा पर ही उसकी प्रेडिक्शन करवानी पड़ती है, ताकि हमें आइडिया हो सके कि क्या उसने सीखा है और क्या बता रहा है वो। और फिर क्या करेंगे, न्यू डेटा को हम प्रेडिक्ट करवाने स्टार्ट कर देते हैं अगर मॉडल की परफॉर्मेंस सही रहती है, ठीक है। चलें, मशीन लर्निंग की टाइप्स। अच्छा, अब मशीन लर्निंग की टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की मशीन लर्निंग है। कौन कौन सी है, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग को मैं आपको पहले समझाता हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है ना, उसके अंदर उसको हम ना 2 तरह से, मतलब 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब लेट से कि मेरे पास एक सिंपल सा डेटा सेट है, उसमें मेरे पास लेट से स्टूडेंट की ना CGPA का जिक्र है, लेट से स्टूडेंट की CGPA है, और लेट से एक और कॉलम है CGPA के साथ लेट से उसकी परफॉर्मेंस का एक कॉलम आ गया, ठीक है। ओवरऑल मतलब उसने पूरे एजुकेशन के टाइम पे क्वालिफिकेशन जब हासिल कर रहा था यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, उस टाइम पर उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है। और लेट से यहाँ पे एक सोर्स का कॉलम है, ठीक है। सोर्स मतलब ये पाकिस्तानी सोर्स है, सही है, एक सोर्स वाला कॉलम है। और इन दी एंड क्या है, एक पैकेज का कॉलम है या सैलरी का। ये एक डेटा सेट है, उसमें ये 4 कॉलम्स मौजूद हैं। एक तो उसकी CGPA, कोई सभी सेमेस्टर में हो उसकी CGPA बनती है, ठीक है। परफॉर्मेंस पता चल रही होगी कि परफॉर्मेंस कैसी है,
ठीक है। लेट से यहाँ पे एक 100 हम टोटल कंसिडर कर लेते हैं, टोटल परफॉर्मेंस उसकी 100 होगी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और 100 से नीचे होगी तो मतलब उसी हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा होगा। सोर्स मतलब क्या उसकी कोई सोर्स थी, ठीक है, हो सकता है यस या नो देखने को मिल जाए, सही है। और जब उसकी जॉब लगी, इन 3 पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसकी जब जॉब लगी तो उसका क्या सैलरी पैकेज डिसाइड हुआ, पर एनम के हिसाब से देख रहे हैं, पर ईयर के हिसाब से देख रहे हैं, सही है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। लेट से हम एक यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट से CGPA है 3.4, परफॉर्मेंस उसकी रही 61, और सोर्स थी लेट से यस कर दिया, और पैकेज उसका लग रहा है पर एनम का फॉर एग्जांपल 120K का, ठीक है, पर ईयर का उसका ये पैकेज लगा फॉर एग्जांपल। तो अब होगा क्या, इस तरीके की मेरे पास और भी बहुत सारी रोज होंगी। इस डेटा को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन सी क्लासेस होती हैं? कुछ पार्ट डेटा का मैं रखता हूँ किसके लिए, इनपुट के लिए, किसके लिए रखता हूँ, इनपुट के लिए, और कुछ रखता हूँ आउटपुट के लिए। समझे, मेरा इस पूरे डेटा के अंदर क्या टारगेट हो सकता है, मतलब मैं किस चीज़ को अगर मुझे प्रिडिक्ट करवाना, मैं आपसे मालूम करता हूँ, मुझे सोच के बताएं इन चारों कॉलम्स में से अगर मैं किसी कॉलम को प्रिडिक्शन के लिए उठाना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा कॉलम मेरा प्रिडिक्शन वाला होना चाहिए? पैकेज का, सैलरी का, सही है ना। क्योंकि मशीन लर्निंग काम ही किस तरह करती है कि जो डेटा जनरेट हो चुका है, ठीक है, उस पर पहले अपनी लर्निंग परफॉर्म करती है, सही है, और क्या होता है फिर आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। अभी हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग की, सुपरवाइज मशीन लर्निंग की टाइप की। तो उसमें क्या होता है कि हम इनपुट भी देते हैं मशीन को ट्रेनिंग के लिए, और आउटपुट के बारे में भी बताते हैं। दोबारा इनपुट भी बताऊंगा मैं कि भाई फना स्टूडेंट था, ये CGPA थी, ये उसकी परफॉर्मेंस रही है, या उसका सोर्स थी या नहीं थी, मैंने उसको इनपुट दिया, और फिर आउटपुट बताऊंगा कि भाई इसकी जॉब लगी, और कितनी लगी, 120K की जॉब लगी। अब लेट से यहाँ पे कोई और एक और आ जाता है, यहाँ पे 2 CGPA का बंदा आ गया, ठीक है, और बैक बेंचर था, परफॉर्मेंस उसकी लेट से 41 या चले 41, सोर्स बिल्कुल थी, पैकेज लग रहा है लेट से उसका 240K का, सही है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, रियल लाइफ डेटा के अंदर इसी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बैक बेंचर है तो वो पीछे रह जाएगा, सही है, बल्कि बैक बेंचर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कामयाब है माशाल्लाह से, सही है। तो खैर यहाँ पर क्या है, इस डेटा के बिहाफ पे अब क्या करेगा वो समझ लेगा पैटर्न। यहाँ पे क्या है, इसकी CGPA हालांकि इतनी कम है, ठीक है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन सोर्स यहाँ पे क्या है, यस, सोर्स में क्या आ रहा है, इसको यस देखने को मिल रहा है। तो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि इस आउटपुट पर जो इफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस सोर्स वाले कॉलम की वजह से आ रहा है। हालांकि ऊपर तो अगर सोर्स होती या ना होती इतना कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, हाँ सैलरी कम देखने को मिल जाती थोड़ी बहुत, लेकिन इन 2 पैरामीटर्स का ज़्यादा इफेक्ट होता कंपेयर टू दिस, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट भी देंगे उसको, आउटपुट भी बताएंगे कि भाई ये डेटा था और उसका पैकेज इतने का लगा, समझ रहे हैं। तो इस टाइप की मशीन लर्निंग क्या कहलाती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाती है, समझ रहे हैं इस बात को। तो हम जिस मशीन लर्निंग के अंदर डेटा इनपुट में भी दें आउटपुट में भी दें, वो क्या होता है, हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग का डेटा कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझें यहाँ पे, अब जो मेरा डेटा है ना, ये लेट से ये मेरा टोटल डेटा है, ठीक है, CSV फाइल है, लेट से इसमें 1000 रोज हैं और इसमें कॉलम्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेट से मैं 10 कॉलम्स कंसिडर कर लेता हूँ, 10 इसमें कॉलम्स हैं, सही है। तो अब हम डेटा को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किस यहाँ पे करते हैं, एक तो हमारा होता है इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। ये वाला क्या होगा, इनपुट डेटा, और जो आउटपुट होगा मेरा क्या होता है, हमेशा टारगेट कॉलम होता है, जो मुझे फर्दर प्रेडिक्ट करवाना है, सही है। फर्दर प्रेडिक्ट करवाना होता है, मतलब जिसकी बात मुझे बाद में प्रेडिक्शन ही करवानी हो, मेरा क्या कहलाता है, टारगेट कॉलम कहलाता है, सही है। या इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं कि आउटपुट में हमने इस वाले कॉलम को रखना है, सही है। लेकिन इसी चीज़ के ना, इसी 2 पार्ट्स के हम फर्दर 2 और हिस्से करते हैं, 2 और इसके टुकड़े करते हैं। वो क्या होता है, हमारा कुछ डेटा हम रख लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ डेटा किसके लिए रखते हैं,
ट्रेनिंग के लिए, चूँकि अभी बात करी कि ट्रेनिंग डेटा पर होती है और उसको हम टेस्ट भी करते हैं। ट्रेनिंग हो जाने के बाद उसको टेस्ट भी करना है, और टेस्ट में वो डेटा होना चाहिए जो अनसीन हो, उसने मॉडल ने उस डेटा को अभी तक देखा ही नहीं है। सही है, तो इसीलिए इसी पूरे डेटा को हम दो और पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट से मैंने क्या किया, एक और लाइन लगाई, तो ये जो टॉप का डेटा है ना मेरा, ये अब बन जाएगा किसका, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए डेटा मेरा ये यूज़ होगा, और नीचे वाला क्या होगा, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मेरा ये डेटा इस्तेमाल हो रहा होगा। ये समझ रहे बात को? तो अब ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रेनिंग का इनपुट, मतलब मैं मॉडल को ट्रेनिंग जब करवा रहा हूँगा तो उसको ये वाला डेटा प्रोवाइड करूँगा। सही है, देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म होता है, सिंपल सा ये। हम जब मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे तो ट्रेनिंग का इनपुट वाला पार्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, और लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमने क्या बात की, सुपरवाइज मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई ये उसके फीचर्स से तो ये आउटपुट निकल कर आ रहा है, ये आउटपुट उसका रहा रियल लाइफ के अंदर। सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रेनिंग आउटपुट डेटा हो जाएगा। सही है ना, ये वाला ट्रेनिंग आउटपुट या ट्रेनिंग टारगेट डेटा हो जाएगा। ये मैंने उसको दोनों डेटा दिए, और जब मैं उसको दोनों टाइप्स के डेटा प्रोवाइड कर दूंगा तो उसकी लर्निंग होगी, वो पैटर्न्स को समझेगा, रूल समझेगा जाकर। सही है, और मतलब ट्रेन हो जाएगा वो। और फिर क्या करेंगे हम उससे, इस बॉटम वाले डेटा पर उससे प्रिडिक्शन करवाएंगे। सही है, तो होता क्या है, मैं इनिशियली उसको ये वाला डेटा प्रोवाइड करूँगा। जब मॉडल ट्रेन हो गया ना, जब मॉडल यहाँ से ट्रेन हो गया, अब मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि मॉडल ने जो मेरे डेटा में जाके पैटर्न्स को समझा है, वो किस तरह के पैटर्न को समझा है। ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा गलत वैल्यूज़ बता रहा है, बहुत ज़्यादा अबव दिखा रहा है वैल्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा नीचे दिखा रहा है। भाई मॉडल तो उस टाइम पे अच्छा होगा ना जब मैं बोलूँ कि हाँ भाई मेरे एक्चुअल डेटा के करीब करीब प्रिडिक्शन उसकी देखने को मिल रही है। सही है, तो लेकिन क्या होगा अगर मैं उसको यही ट्रेनिंग वाला डेटा दोबारा दे देता हूँ, समझे बात को, अगर ट्रेनिंग डेटा उसको दोबारा दे देता मैं टेस्टिंग के दौरान, तो मॉडल ने क्या किया हुआ है, मॉडल ने तो चीज़ों को समझा हुआ है, जाकर चीज़ों को देखा हुआ है, तो सही से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि उसकी ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई। हो सकता है उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा हो। सही है, सब पॉसिबल है ना कि उसने जब डेटा को देखा हुआ है, जैसे हमारी तरह हमने बुक रट ली, एग्जाम में जा रहे हैं, अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गए, इंटर के एग्जाम में ऐसे ही होता है, अच्छी परसेंटेज आ जाती है, तो एवन के लोग एग्जाम लिस्ट रट के चले जाते हैं, तो एग्जाम से क्वेश्चन मतलब बुक से क्वेश्चन आते हैं, फर लिख देते हैं, अगर एक क्वेश्चन भी हल्का पीछे आगे हुआ तो फंस जाते हैं। तो असल टेस्टिंग हमने करनी है उस डेटा पर जो अनसीन है। तो इस डेटा को अभी तक मॉडल ने नहीं देखा, हम उसको मतलब टेस्ट वाला डेटा प्रोवाइड करेंगे, और टेस्ट वाला डेटा प्रोवाइड करने के बाद उससे प्रिडिक्शन निकलवाएंगे, किसकी कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो मेरी टारगेट वैल्यूज़ होंगी ना भाई, समझे मेरी बात को। ये डेटा हमने दिया उसको इनिशियली, और उसका आउटपुट भी बताया, मॉडल ट्रेन हो गया। अब मैं उसको दूंगा सिर्फ टेस्टिंग डेटा। जब मैं उसको टेस्टिंग डेटा दूंगा तो मुझे उस डेटा के अगेंस्ट वैल्यूज़ बता रहा होगा। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको समझ लें। लेट से मैंने उसको ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद मैंने उसको एक डेटा बोला, मैंने कहा बताओ, लेट से एक बंदा उसकी 3.1 CGPA और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, वो चले 75 है, ठीक है, सोर्स उसकी नहीं है, तो बताओ सैलरी पैकेज कितने का लगेगा। सही है, आउटपुट तो मुझे यही रखना है, मतलब मुझे प्रिडिक्शन तो इसी ही करवानी है, तो मैं उससे सैलरी के बारे में पूछूंगा ना कि बताओ पैकेज कितने का लगेगा। तो अब मॉडल क्या करेगा, मॉडल मुझे कोई ना कोई तो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा को पैटर्न को डेटा के रूल को समझ के आ चुका है, पैटर्न समझ के आ चुका है। सही है, तो अब वो जो यहाँ पर मुझे वैल्यू देगा, ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, समझे। मैं उसको ये वाला डेटा दे रहा हूँ टेस्टिंग का, तो मुझे इसकी टेस्टिंग वाली वाई वैल्यूज़ पता थी या नहीं थी। वाई वैल्यूज़ ही बोलते हैं इसको, टारगेट भी बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। तो क्या मुझे इसकी वाली वैल्यूज़ मालूम थी या नहीं थी। तो मैं जो मॉडल मुझे वैल्यू यहाँ पे बता रहा है, मैं उस वैल्यू को यहाँ वाली वैल्यू से कंपेयर करके चेक कर सकता हूँ कि वो कितना डिफरेंस दे रहा है आंसर मेरा। भाई माइनस ही पता चलेगा ना, माइनस करके, या हम देख के बता सकते हैं। लेट से मुझे पता चल रहा है यहाँ पे एक बंदा है, यही बंदा यहाँ मौजूद है, ये वाला बंदा इस जगह मौजूद है टेस्टिंग के अंदर, और एक्चुअल डेटा क्या बता रहा है, उसकी सैलरी लग रही है लेट से कितनी, चलें ऐसे रेंडम लिख लेते हैं 50K।
देखें अब डिसीजन जो ये लेगा ना, ये बेसिकली क्या करता है, इसने जाके पैटर्न को समझाए, रूल को समझाए। ठीक है, मैं रूल पे आता हूँ, लेकिन वो तीनों को कंसिडर करेगा, वो किसी एक को नहीं छोड़ेगा, वो तीनों को कंसिडर करेगा। सही है। और अगर तो इस तरह का डेटा हमारे डेटा के अंदर ऑलरेडी मौजूद था और होगा, लाजमी सी बात है, जब भी ट्रेनिंग अच्छी होगी। हमें जब भी ट्रेनिंग करवानी तो हमने जितना ज़्यादा डेटा हो सके, ठीक है, हमने उसको प्रोवाइड करना है। जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितनी उसको डेटा की क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी उसकी अच्छी लर्निंग होगी। सही है। तो डिसीजन तो वो तीनों के भी हाथ पे ले रहा होगा। सही है। लेट से आज तो मुझे बताया था 90 के, सही, लेकिन जो मेरा रियल डेटा क्या बता रहा है, 50 के। क्या बता रहा है, 50 के का बता रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है मॉडल की अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आइडिया समझें। आइडिया क्या होता है सिंपल अल्फाज में, कि मशीन लर्निंग को हम डेटा देते हैं, इनपुट डेटा, उसका आउटपुट भी बताते हैं। ठीक है, ये हो गई कौन सी मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, इसका आउटपुट ये है। जिस तरह बच्चे को सिखा रहे थे कि भाई सामने में इनपुट है, मतलब उसको बता रहे कि इस तरह का जो एनिमल होगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, कैट बोला जाएगा। इस तरह का एनिमल होगा, उसको डॉग बोला जाएगा। तो हम उसको वो चीज़ दिखा भी रहे हैं और उसका आउटपुट भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, मशीन लर्निंग परफॉर्म हो रही होती है। इन जनरल यही होता है। ठीक है, इन जनरल आपकी पूरी मशीन लर्निंग बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही होती है। हाँ, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, कोई क्लासिफिकेशन का है, कोई रिग्रेशन का, उसको देखेंगे, लेकिन आपकी इन जनरल मशीन लर्निंग का यही कॉन्सेप्ट होता है। पता जी जी बिल्कुल प्रेडिक्ट करेगा। अच्छा देखें, टेस्ट का जो हमने पार्ट रखा था ना, तो टेस्टिंग का जो डेटा रखा होता है उसकी यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी। सही है, तो इसके अगेंस्ट उसकी वाई की वैल्यू मेरे पास मौजूद होगी ना। देखें, फुल CSV है, आप उसको इस तरह समझ लें, फुल 1000 रो की CSV है। ठीक है, एक्सेल फाइल है, 1000 रोज उसमें मौजूद है। तो मैंने लेट से 800 रोज रखी ट्रेनिंग के लिए और 200 रोज रखी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो नीचे वाली जो मैंने 200 रोज को सेपरेट कर लिया है, मॉडल को नहीं प्रोवाइड किया, उसकी मेरे पास कुछ इनपुट फीचर्स भी हैं जो मैं मॉडल को दूंगा, और आउटपुट वाला कॉलम भी मेरे पास मौजूद है, आउटपुट कॉलम की वैल्यू भी मौजूद है। तो वो जो आउटपुट वाली कॉलम की वैल्यू है ना, वो मेरे पास रेफरेंस के तौर पे रहती है कि जब मैं इनपुट वाली वैल्यूज़, टेस्टिंग वाली इनपुट वैल्यूज़ को मॉडल को दूंगा, और वो जो मुझे प्रिडिक्शन देगा, मैं उन वैल्यूज़ को, जो टेस्टिंग वाली आउटपुट की वैल्यूज़ थी, हाँ अभी हमने टेस्ट मतलब डेटा में रखा हुआ, उसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो डेटा को रखा हुआ है, फिर कंपेयर करेंगे कि जो मॉडल मुझे बता रहा है और जो टेस्ट के अंदर वैल्यू मौजूद है, माइनस करके या डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसमें किस तरह का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस कम है तो परफॉर्मेंस क्या उसकी अच्छी है, टेस्टिंग के अंडर अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहा होगा। किसकी बेसिस पे? हाँ, इसमें डिफरेंट इवेल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, लाइक मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, R2 स्कोर होता है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा हम उसके भी यहाँ पे फिर ये देखते हैं कि किस तरीके से मतलब जज कर सकेंगे कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या रही है। अच्छा बताएं, ये थोड़ा क्लियर हुआ? तो एक अल्फाज में, मतलब एक सेंटेंस में बोले तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है भाई? ऐसी मशीन लर्निंग जिसमें इनपुट भी देंगे, आउटपुट भी देंगे, ठीक है, और मॉडल क्या करेगा, उन दोनों के भी हाथ पे रूल को समझेगा, पैटर्न को लर्न करेगा, और फिर हमें प्रेडिक्शन के लिए हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल दी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगा फाइल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सिंपल क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक बंदा 2 घंटे पढ़ता है, रिजल्ट क्या आ रहा है उसका? फेल हो रहा है वो। एक 4 घंटे पढ़ता है, और 2 से घंटे वाला जो जितने भी ज़्यादा बंदा पढ़ता है वो सबके सब क्या हो रहा है? पास हो रहा है। 2 घंटे वाला क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ठीक है, तो मॉडल यहाँ पे क्या समझ लेगा? मॉडल समझ जाएगा कि यार अगर 2 या 2 से कम घंटे पढ़ने वाला जो बंदा होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसके मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो फेल होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक सिनेरियो और हो सकता है, हाँ सही है, या चीटिंग कर ली हो एग्जाम में, कॉमन है, समझ रहे हैं? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में ना बहुत सारे पैरामीटर्स किसी चीज़ पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, बहुत सारे पैरामीटर किसी चीज़ पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है उसका लक अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? नहीं पढ़ता था बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता है यूजुअली।
कि एग्जाम में जाके बैठते हैं अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि हाउस प्राइसेस के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना हो कि हाउस प्राइसेस क्या हो सकती हैं। अब लेट्स से हाउस प्राइसेस के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ एरिया मौजूद है, सही है। तो एरिया के बिहाफ पे क्या होगा, आपको प्राइस के बारे में आइडिया करना है, तो बिल्कुल इस पर मशीन लर्निंग मॉडल बन सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मॉडल नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि मुझे खुद सोच के बताएं कि क्या सिर्फ किसी भी हाउस के एरिया होने से उसकी प्राइस का डिसाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसकी सिटी और उसके अलावा उसके सिटी के अंदर जो इलाका जो होता है उसके हिसाब से प्राइस, बिल्कुल लोकेशन होती है, उसका सिटी होता है, ठीक है बिल्कुल। अब ऐसा पॉसिबल है कि भाई अभी हमें दिख रहा है कि जिस तरह से एरिया बढ़ता जा रहा है प्राइस बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एरिया सिर्फ 200 का हो, ठीक है 200 यार्ड्स का एरिया हो, लेकिन उसकी प्राइस लेट से 20 मिलियन आ रही है, पॉसिबल है ना। लेकिन उसके पीछे हिडन रीज़न क्या हो सकता है कि भाई कॉर्नर का हो या वो नॉर्मल इलाके के बजाय किसी बड़े इलाके का हो। हाँ समझ रहे। तो इसीलिए जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे ना वो रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होंगे आपके उतने ही सारे फीचर्स मिलके आपके आउटपुट में कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, और मॉडल क्या करेगा, उन तमाम को कंसीडर करेगा, इग्नोर नहीं करता किसी को। हाँ इग्नोर करवाना हो तो हम इग्नोर करते हैं उसके लिए रिज और लासो यूज़ करके, रिज रिग्रेशन लासो रिग्रेशन यूज़ करके, लेकिन यूजुअली मॉडल क्या करता है, सबको इंक्लूड करता है, सही है। अच्छा तो ये पढ़ने क्या लिखा हुआ है, सही है। आउटपुट बोलते हैं उसको, टारगेट बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं, आपके डिफरेंट नाम से, और वाई उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, सही है। अब ध्यान देखें, सुपरवाइज मशीन लर्निंग की दो टाइप्स होती हैं, एक तो होती है रिग्रेशन और दूसरी क्या होती है, क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, हम नंबर्स प्रिडिक्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, नंबर्स प्रिडिक्ट करवाते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन के अंदर हम कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करते हैं, सही है, कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। देखें लेट से मैंने अगर हाउस रिलेटेड डेटा सेट उठाया, लेट से मैंने कराची के हाउसिंग का डेटा उठा लिया कि भाई फला फला एरिया था, उसका ये साइज़ था, उसके अंदर ये रूम्स थे, इतने फ्लोर्स था, ठीक है, आरसीसी था या स्लैब्स का था। फर्दर मैंने इसमें बहुत सारी डिटेल्स उठा ली, और मेरे पास साथ ही प्राइसिस की डिटेल भी चल रही है, कॉलम प्राइसिस का चल रहा है, सही है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, उस डेटा को याद रखें, चार पार्ट्स उसके बनेंगे, ठीक है। एक तो क्या होगा, इनपुट का पार्ट होगा, और एक आपका आउटपुट का पार्ट, ये आपके मेन यहाँ पर डेटा सेपरेट हो जाता है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, इनपुट वाले से ट्रेनिंग के लिए रखेंगे डेटा को, और टेस्टिंग के लिए सेपरेट करेंगे, जैसा भी यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाई दी। इनपुट से ट्रेनिंग के लिए डेटा को सेपरेट करेंगे और टेस्टिंग के लिए करेंगे। सिमिलरली आउटपुट वाले को भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम स्प्लिट कर देंगे, सही है। तो मशीन लर्निंग मॉडल को हम मतलब मॉडल को ट्रेन कर देंगे, और जब उससे प्रेडिक्शन करवा रहे होंगे तो आप लोग मुझे सोच के बताएं कि प्राइस प्रेडिक्ट करवाऊंगा ना मैं, तो प्राइस की किस तरह की वैल्यूज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और अगर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें तो कौन सी वैल्यू होगी जी। चले इमेज देख के आपको याद आ जाएगा कहाँ गई हमारी हो, एक अच्छी सी होती थी यार, कहाँ गई। चला फिर यहीं से देख लेते हैं, यहाँ आ रही क्या, आप लोगों को पिक्चर माइंड में आ रही था, हमने उसको भी देखा था, कहाँ चली गई। चले यहाँ आ गया, पता है यहाँ से देख के। जी क्वांटिटेटिव तो होगी, लेकिन अंदर कौन सी होगी फर्दर, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, प्राइस डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूस होगी, ठीक है, कंटिन्यूस हो सकती है वो, बिल्कुल सही है। अब आप बोलेंगे घर की प्राइस में तो हमने कंटिन्यूस डेटा देखा ही नहीं है, लेकिन प्राइस तो जनरल है ना, किसी भी चीज़ की प्राइस हो सकती है। लेट से पेट्रोल की प्राइस है, क्या चल रही है, बहुत बढ़ती जा रही है, 317, सिर्फ 17, तो कुछ पैसे पॉइंट में आंसर आता ही नहीं आता, ऐसे ही होता है भाई, हालांकि पैसा चलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइसेस उसमें चल रही होती हैं, सही है। तो डेटा हमारा अगर पॉइंट में आ जाए तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस डेटा होगा, ठीक है। डिस्क्रीट भी हो सकता है बिल्कुल, लेट से आपने
कोई इस तरह की प्रेडिक्शन करवानी जिसमें आपके पास क्या है, प्रॉपर डिस्क्रीट डेटा की बात हो रही है। लेट से आपने कुछ रॉ मटेरियल की बात करी, रॉ मटेरियल है आपके पास और आपने बताया कि भाई ये मैंने रॉ मटेरियल इतना इतना यूज़ किया तो मुझे इतनी पीसीस की मैन्युफैक्चरिंग मिली। अब पीसीस क्या होंगे, प्रॉपर आपके होल नंबर कंसीडर होंगे, ठीक है। लेकिन प्रेडिक्शन के दौरान आपको वहाँ पे भी पॉइंट में आंसर देखने को मिल सकता है। लेट से ना आपने मॉडल से पूछा कि भाई मेरे पास लेट से इतना इतना रॉ मटेरियल होगा फला चीज़ का, तो बताओ कि इस पर मैं कितनी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता हूँ। सही है, तो मॉडल आपको बता देगा, लेकिन लाजमी नहीं है तो उसकी नेचर डिस्क्रीट है तो आंसर भी डिस्क्रीट में दे। आपका वो आंसर कंटिन्यूस डेटा में मतलब फ्लोटिंग नंबर में दे सकता है। सही है, जैसे टेंपरेचर और डिग्रीज में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये जो डिस्क्रीट में एज हो सकती है, ठीक है। देखिए मॉडल तो आपका पॉइंट में आंसर देने के मतलब दे सकता है पॉइंट में आंसर, सही है। तो यूजुअली क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डेटा ही आपको वो आंसर में देगा, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं फिर फर्दर डिस्क्रीट डेटा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। टाइप कास्ट करके या ऐसे ही उसको नॉर्मली हम उसको डिस्क्रीट डेटा कंसिडर कर सकते हैं। तो बड़े कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई यहाँ पे, हाउस प्राइस हो गई, सैलरी प्रेडिक्ट करवानी है हमें, ये क्या कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, सही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। और इस तरह की चीज़ें क्या होंगी आपकी रिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर आएंगी। तो रिग्रेशन में क्या करेंगे हम, डेटा को डेटा की जो वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करवा रहे होंगे हमारा कंटिन्यूस डेटा से रिलेटेड होगा, ठीक है। और दूसरी ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, क्लासिफिकेशन का दूसरा एल्गोरिथम होता है, वो क्या करेगा, हमें वो लिमिटेड या फिक्स्ड आउटपुट्स बताएगा। फिक्स्ड आउटपुट्स, लेट से स्टूडेंट परफॉर्मेंस का एक डेटा दिया, ठीक है, और अब ये प्रेडिक्ट करना है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। मुझे बताएं कितने ऑप्शन हैं, सिर्फ दो ऑप्शन हैं, सही है। सिमिलरली ईमेल आ रही है, स्पैम है या नहीं है, दो ऑप्शंस। लोन, लेट से किसी बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया बैंक में, अप्रूव होगा रिजेक्ट होगा, सिर्फ दो ऑप्शंस। कुछ मरीजों के हमने डेटा कलेक्ट किया कि भाई उसको ये प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर का मसला था, टेम्परेचर रहता था, फला, और फिर आइडेंटिफाई किया कि भाई उसको टीबी था या नहीं था, लेट से या कैंसर था या नहीं था। इस तरह की हमने एक मॉडल बनाया, सही है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, हमें मॉडल प्रिडिक्ट भी कितनी करके देगा वैल्यूज़ को, दो ही वैल्यूज़ बताएगा, या तो था या नहीं था, सही है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, लाजमी नहीं है दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम पढ़ेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, आगे आके इसको डिस्कस करेंगे कि दो से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन में, लेकिन वो फिक्स होंगी। भाई अगर 10 वैल्यूज़ भी अगर आ जाती हैं, लेट से मैंने एक बंदे की ना फिजिक बताई कि भाई उसकी एज ये है, उसकी हाइट ये है, उसका वेट ये है, फला, उसकी मैंने बहुत सारी फिजिक्स की क्या बोलेंगे फीचर्स उठा लिए, ठीक है। अब मॉडल बनाना है, मॉडल ये बताएगा कि भाई उसको कौन सी टी शर्ट रिकमेंड करनी चाहिए, स्मॉल साइज़ की, मीडियम साइज़ की, लार्ज साइज़ की, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की या वेरी स्मॉल साइज़ की। तो यहाँ तो वैल्यूज़ बढ़ गई ना, 5 से 6 हो गई वैल्यूज़, तो ये हो सकती है आपकी वैल्यूज़, लेकिन वो फिक्स है। अगेन ऐसा नहीं है कि इन वैल्यूज़ के अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी हो, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो जहाँ पर आपने फिक्स वैल्यूज़ को क्लासीफाई करना है, प्रिडिक्ट करवाना है, आपका एल्गोरिथम क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कहलाता है। तो समराइज़ करते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करती है, इनपुट भी मांगती है, आउटपुट भी मांगती है, सही है, और मशीन लर्निंग मॉडल उस पर बन जाता है। अब इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा प्रिडिक्ट करवाते हैं, और क्लासिफिकेशन में क्या होगा हमारा जी, डिस्क्रीट डेटा जी, कैटेगोरिकल डेटा होगा वो, ठीक है। वो हमें या तो बताएगा 0 या 1, अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेट से 5 वैल्यूज़ हैं, तो 0 से लेकर 4 तक की कोई एक वैल्यू बता रहा होगा, समझ रहे बात को। ये दिखने में तो वैल्यू है, लेकिन वो शो किसको कर रहा है, वो क्लास को शो कर रहा है, ठीक है। दिखने में तो नंबर, आप बोलेंगे भाई डिस्क्रीट डेटा है, सही है, बोल सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे या इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, वो किसको शो कर रहा है, जो नंबर है वो किसी एक क्लास को शो कर रहा है, सही है। तो इसीलिए ये कैटेगोरिकल डेटा ही कंसिडर किया जाता है। सिर्फ 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो सकता है। दोबारा बताएं, सिर्फ 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो सकता है, मतलब 0 1 कह रहे हैं आप, जी, इसके सिर्फ 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है इसके। देखें 0 1 एक क्लास हो गई आपकी, मतलब क्लासिफिकेशन आपकी एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकती है, और एक हो सकता है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, क्या होता है, मल्टी लेवल होता है शायद, कुछ इस तरह से होता है। मतलब अगर आपके पास डेटा है, लेकिन डेटा के अंदर लेट से 10 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक कॉलम है आउटपुट का, उस पर 10 पॉसिबल वैल्यूज़ है, कुछ भी कंसिडर कर लें,
लेट से कि एक रेटिंग है, रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं तो एक रेटिंग का एक प्रॉपर फीडबैक फॉर्म आता है लेट से। तो अगर आप 0 देंगे तो बिल्कुल वर्स्ट था, 1 देंगे तो बेटर था, इस तरीके से 0 से लेके या 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं। तो लेकिन वो फिक्स है ना, तो ये भी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगी आपकी, आपको नंबर प्रिडिक्ट करवाना है, आपको कंटिन्यूस डेटा प्रिडिक्ट नहीं करवाना। कंटिन्यूस डेटा से मुराद आप क्यों उसको बोलेंगे 1.1 प्रिडिक्ट करके दो या 2.3 प्रिडिक्ट करके दो, उस ऑप्शन में तो इस तरह की कोई वैल्यूज मौजूद ही नहीं है भाई। वो जो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आ रहा है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, तो इसीलिए अगर फिक्स नंबर होंगे ना और पॉइंट का वहाँ पे कोई काम नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, सिंपल बस ये समझ लें, अगर नहीं डिफिकल्ट हो रहा है कि अगर मुझे यस और नो के अंदर आंसर चाहिए तो कौन सा एल्गोरिथम चलता है वहाँ पे, क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ये पढ़ेंगे, प्रॉपर एल्गोरिथम है ये। जीरो और वन की फॉर्मूला जिस तरीके से होता है उसी तरीके से करते हैं। मतलब जीरो का वन मतलब होता है कि बिट ऑन हो गई और वन का मतलब होता है सॉरी बिट ऑफ हो गई और वन का मतलब होता है कि बिट बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ पर ना, हाँ बिल्कुल ऐसी होता है, यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन चलता है। अगर आपको याद हो नम5 में हमने पढ़ा था, सिग्मॉइड फंक्शन किसी भी डेटा को 0 से 1 के दरमियान कर देता है कन्वर्ट, सही है, और वो प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताएगा तो हम उस प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे डिस्कस मतलब ये फाइनलाइज करेंगे कि भाई कि उस चीज़ को ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। लेट से एक कस्टमर गया बैंक, उसने कहा मुझे लोन दे दो। अब बैंक वाले का उसको ऐसे ही ले लेंगे, लोन ले जाओ, पूछेंगे ना उससे कुछ तो डिटेल, अपना इनकम बताओ, ठीक है, कहाँ रहते हो, घर अपना है किराए का है, ठीक है, कितने डिपेंडेंट्स हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो, फला फला डिटेल्स उससे मालूम करेंगे, कितने साल से रह रहे हो, उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेंगे ना, सही है। तो या तो 0 वैल्यू पॉसिबल है या तो 1 है, या तो मिलेगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन मॉडल हमें क्या करता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि उसको लोन मिलने के चांसेस कितने होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। देखिए 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब जो मतलब जो LLMs बन चुके हैं, ये तो LLMs क्यों खिला रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मतलब ये लार्ज डेटा पर ट्रेन हुए हैं, बहुत बड़ा डेटा है और बहुत क्लीन और बहुत प्रॉपर तरीके से डेटा इनको दिया गया मॉडल्स को, तो जाके उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और उनकी एक्यूरेसी इनकी भी 100% नहीं होगी, ये भी कहीं ना कहीं जाके मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप लोग, बल्कि आप लोगों ने यूज़ किया इसको GPT वगैरह को, तो GPT कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत करता है। जो मेन सरफेस चीज़ें हैं ना उनको तो अच्छे से कर देता है, लेकिन हम लोग जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना यूजुअली डेली लाइफ के अंदर, तो बहुत एरर्स देता है ये, इसको समझाओ कुछ करता कुछ है, तो एरर्स मौजूद है। 100% तो इसकी भी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन 100% के करीब करीब तो होगी एटलीस्ट। ऐसा है ना, इम्प्रूव कर करके ट्रेनिंग हो के हम लोग इसको कितना डेटा जनरेट करके दे रहे हैं, हम लोग कितना इसको डेटा दे रहे हैं कि भाई ये करो यूँ करो, मतलब इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं, ये कोड इम्प्लीमेंट करके दो, तो ये डेटा कलेक्ट कर रहा है ना। फिर अगर वो सही आंसर देता है हम बोलते हैं ठीक है सही है हमारा काम चल गया, नहीं तो बोलेंगे भाई नहीं ये चीज़ गलत चल रही है, इसको सही करके दो। इस तरह बात करते नहीं करते हम उससे, तो हम ये उसको डेटा जनरेट करके दे रहे हैं, तो उसको उसकी फर्दर मशीन लर्निंग चल रही है, दोबारा से उसकी मॉडल ट्रेनिंग चल रही है बैकएंड पे, सही है। तो 100% एक्यूरेट मॉडल तो हम खुद भी नहीं बना सकते, सही है, लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो बना सकते हैं ना कि उसकी 70% तक एक्यूरेसी आ जाए, 60 आ जाए, 80 के करीब आ जाए, ठीक है। और फिर उसको इन्हेंस करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ सकते हैं जो उसकी इम्प्रूवमेंट को इन्हेंस कर देंगे जी, प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, तो अनसुपरवाइज लर्निंग अब जो होती है वो क्या है, सुपरवाइज के अपोजिट है। सुपरवाइज लर्निंग क्या थी, बताएं जरा जल्दी से। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करती है, इनपुट भी मांगती है आउटपुट भी मांगती है, सही है। अनसुपरवाइज इसके अपोजिट है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम सिर्फ उसको डेटा देते हैं, आउटपुट का नहीं बताते, हम उसको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं। वो डेटा में जाकर उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, वो डेटा को जाकर तलाश करते हैं, डेटा के अंदर जाके पैटर्न्स ढूंढते हैं, और जो डेटा सिमिलर लगता है उनको, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप नहीं, मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप बना देते हैं, लेकिन जो सिमिलर डेटा होता है ना उन तमाम डेटा पॉइंट्स को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। अब लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारे लेट से कोई मार्ट है या कोई भी सुपर स्टोर है वहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेट से जब बंदा अंदर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है या कुछ इस तरह का एज का कोई चक्कर है कि वो क्या कर रहे हैं, खैर एज का वो क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि इस बंदे की एज क्या हो सकती है, और
उसकी नहीं सॉरी ये अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है कि 500 कस्टमर्स आ रहे हैं, 500 कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जब कस्टमर्स मेरे मार्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, वो आके डिफरेंट स्पेंडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। कोई कम से कम कर रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। तो जब हम ये पूरा डेटा उठा के इनको दे देंगे, सही है, मशीन लर्निंग मॉडल को दे देंगे, तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑन कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिवाइड कर देगा कि भाई ये बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने लेट से 100 से लेके 10,000 तक की शॉपिंग करी फॉर एग्जाम्पल, वो एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने 20,000 से लेके 40,000 तक की शॉपिंग करी, वो एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। और कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, ठीक है, 40 प्लस से ज़्यादा उन्हें एक्सपेंडिंग कर दी। तो क्या करेगा, इस तरीके से उनको डिफरेंट ग्रुप्स में इंक्लूड कर लेगा, सही है, क्लस्टर बना देगा। क्या बोलते हैं इसको, क्लस्टर बना देगा। तो किस तरह से लिखेगा ये डेटा, अब जो कुछ कम अमाउंट स्पेंड करके कस्टमर्स जा रहे थे वो करीब होंगे, और वो क्या करेगा, इनका एक ग्रुप बना देगा, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करके जा रहे थे उनका क्या करेगा, एक दूसरा ग्रुप बना देगा, सही है। और इसको फ़ायदा क्या होगा इस तरह करने से, इसका फ़ायदा ये होगा, अब लेट से ये तो वो डेटा है जो हमारे पास मौजूद था, जो हमने इसको CSV फाइल के अंदर या इसको एक्सेल फाइल के अंदर हमने इसको प्रोवाइड किया था, सही है। लेकिन अब लेट से मेरे पास कुछ और कस्टमर्स आते हैं, सही है, उनकी कुछ फीचर्स होंगे, मतलब उनकी कुछ तो डिटेल मेरे पास मौजूद होगी ना, कि भाई उनकी एज क्या है, कितने लोग आ रहे हैं वो साथ में, और कौन से डे आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, इस तरह के फीचर्स मेरे पास होंगे, जो मैंने पहले भी इस मॉडल को दिए थे, इसने क्लस्टर्स बना दिए थे, और इसी तरह का डेटा अब मेरे पास दोबारा से आया। अब जब मैं इसको न्यू डेटा प्रोवाइड करूँगा तो क्या करेगा, ये मुझे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि भाई ये जो आपके पास न्यू कस्टमर आ रहा है ना, उसके जिसके ये फीचर्स हैं, उसकी एज ये है और ये लोगों के साथ आ रहा है, इस टाइम आ रहा है, वो क्या करेगा, उस कस्टमर की डिटेल को इन 3 क्लस्टर्स के साथ मैच करेगा कि वो जो न्यू कस्टमर आ रहा है या कोई भी न्यू डेटा पॉइंट आ रहा है, वो डेटा इनमें से किन के साथ ज़्यादा मैच करता है। जिनके साथ ज़्यादा मैच करता होगा तो क्या बता देगा कि जो आने वाला कस्टमर है मोस्ट लाइकली ये इनमें से किसी एक ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है, सही है। तो लेट्स उसमें बताया कि सबसे वो जो लेफ्ट पे ग्रुप है, लेट से ए बोलते हैं इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो जो कस्टमर आ रहा है वो ग्रुप ए से बिलोंग करता है, सही है। तो हमें आइडिया लगेगा, अच्छा भाई अगर इस तरह का कस्टमर मेरे पास आएगा तो वो कम ही स्पेंड करके जाएगा, सही है। और दूसरा ये आइडिया हो जाएगा हमें कि हमारे जो न्यू कस्टमर्स आ रहे होंगे ना, अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं लेट से और वो मैच कर रहे हैं ए वाले ग्रुप के साथ, तो हमें एक एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो प्रोडक्ट्स रखनी है ना वो किस तरह की होनी चाहिए, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली नहीं रखनी। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि स्टोर है उसमें तो हर तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, सही है। लेकिन आपने लेट से कुछ साल 1-1.5 साल का आपने डेटा निकाला, उस पर आपने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया और आपने देखा कि उसने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने न्यू कस्टमर्स जो आ रहे हैं ना, उनकी आप डेटा फीड कर रहे हैं, मॉडल से पूछ रहे हैं बताओ कि ये कस्टमर्स आ रहे हैं, इनकी ये फीचर्स हैं, ये इनकी कॉलम्स की डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, तो इन कस्टमर्स को क्लासीफाई करके बताओ कि ये कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ताकि मैं उसी हिसाब से सारी इन्वेंट्री, स्टॉक और उसी टाइप की प्रोडक्ट्स या प्राइस को मेंटेन रख सकूँ। तो जिस भी ग्रुप से आपके कस्टमर ज़्यादा बिलोंग करते होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे उस रेंज के या उस क्या बोलना चाहिए कि उतनी क्वांटिटी के अंदर, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मुझे ये वाली चीज़ को रखना चाहिए, ताकि कस्टमर अगर आए तो उसका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ, उसको नहीं समझा पा रहा कि क्लस्टरिंग किस तरह से काम करता है। इसको आउटपुट नहीं दे रहे हम, इसको सिर्फ डेटा सब उठा के दे दिया, इसको ये नहीं बोला कि ये इनपुट है तो इसका ये वाला आउटपुट होगा, नहीं, सब डेटा एक साथ दे दिया इसको। फिर इसने क्या किया, खुद से जाके डेटा के अंदर पैटर्न को तलाश किया, एल्गोरिथम के भी हाथ पे हो रहा है, ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके पीछे चल रही होती हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, इस तरीके से डेटा को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसके अंदर डेटा को आउटपुट के साथ हम नहीं बताते, सिर्फ डेटा दिया, डेटा में जाके वो खुद से पैटर्न को तलाश करेगा और उनके क्लस्टर्स बना देगा, इसको कंप्लीट डेटा दे देंगे, ठीक है। हाँ, मतलब टेस्टिंग के लिए तो रखना पड़ेगा ना आपको, अगर आप उस सेंस में बोल रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए तो कुछ रखना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सकें, उसको मैच करवा सकें। देखिए, मैचिंग वाला जो फिनोमेना है तो आपको हमेशा रहेगा, ये जो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाली बात करते हैं ना, ये तो हमारे पास हमेशा रहेगी, भले आप मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम पढ़ लें। सर जैसे कि हम लोग
सुपरवाइज में था कि हम उसको इनपुट भी दे रहे थे, आउटपुट भी दे रहे थे। अब ये इसमें ये होगा कि हम इसको सिर्फ इनपुट देंगे, आउटपुट ये मिलेगा, आउटपुट ये हमें बताएगा एग्जैक्टली। ठीक है, हम इसको आउटपुट नहीं बताएंगे कि इस डेटा का ये आउटपुट है, नहीं, बस हमने उसको डेटा दे दिया, ये खुद से जाके ना डेटा को समझेगा, रूल समझेगा, पैटर्न को समझ के क्लस्टर्स बना देगा और फिर हमें आउटपुट में बताएगा कि भाई जब हम इसको न्यू डेटा देंगे ना तो हमारा न्यू वाला डेटा किस वाले ग्रुप के साथ या किस वाले क्लस्टर के साथ मोस्ट लाइकली मैच कर रहा है। जिसके साथ मैच कर रहा होगा हम फिर उसके बिहाफ पे फर्दर डिसीजन ले सकेंगे। सही है, तो टेस्टिंग वाला डेटा मतलब ये रहेगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है कि ये शॉपिंग मॉल बद्दी में लिखा है, इसको देख लूँगा। खैर, लेट से कि ये एज है हमारे पास और इन एज के बिहाफ पे क्या हो रहा है, इनकम के बारे में मतलब आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई लेट से कम एज है तो सैलरी भी कितनी है उसकी, कम आ रही है। अब ज़्यादा एज है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हम ये फिलहाल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का और कॉलम हो सकता है मैं भी डेटा में मौजूद हो, तो उसने क्या किया यहाँ पे इनकी सैलरीज को ज़्यादा बड़ी सैलरीज है तो क्या करेगा, जो बड़ी वाली सैलरीज के लोग हैं उनको एक ग्रुप में डाल देगा, जो मीडियम सैलरीज वाले लोग हैं उनको दूसरे ग्रुप में और स्मॉल सैलरीज वालों को एक अलग ग्रुप में डाल देगा। ठीक है, तो फिर हम जब इसको नया डेटा प्रोवाइड करेंगे वो किसी एक ग्रुप के साथ मैच करके हमें बता देगा कि जो न्यू बंदा है, जो न्यू पर्सन है यहाँ पे, न्यू कैंडिडेट है, उसकी मोस्ट लाइकली सैलरी क्या हो सकती है या वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है जी, आउटपुट जी देखें, इनपुट तो हम दे रहे हैं इसको, हम पूरा डेटा प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम हर डेटा के साथ साथ ये नहीं बताएंगे कि भाई आउटपुट इसका ये है। देखें मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर हमने इसको डेटा दिया तो उसने क्या किया, खुद से इस तरह के क्लस्टर्स बना देगा, इस तरह के ग्रुप्स बना देगा। अब मैंने तो उसको नहीं बताया कि भाई इस वाले डेटा को उठा के ग्रुप ए में डालो या इतने ग्रुप्स बनाओ, मैंने इसको ये तो नहीं बताया होगा, सिर्फ सिंपल डेटा दिया, खुद इसके पीछे एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन चली और इसने इस तरह के क्लस्टर्स बना दिए। सही है, हाँ, अब मैं इसको जब टेस्टिंग करवाऊंगा तो टेस्टिंग के लिए डेटा तो देना पड़ेगा इसको। इसमें आउटपुट होगा ही नहीं। अच्छा, उस लिहाज से आप बोल रहे हैं, देखें उसको हम पूरा डेटा दे देंगे। अगर आप उस लिहाज से बोल रहे हैं ना तो प्रीवियस वाली एग्जाम्पल याद रखें, ट्रेन होता था वो क्या होता था, टेस्ट होता था, ट्रेनिंग डेटा होता था और टेस्टिंग डेटा हम उसको अलग से बताते थे कि ये ट्रेनिंग डेटा अभी दिखाऊंगा मैं, बल्कि नेक्स्ट क्लास में देख सकेंगे इसको। ट्रेनिंग के लिए अलग से एक इनपुट होता है और टेस्टिंग का एक अलग से होता है, वाई बोलते हैं हम, एक्स वाले को इनपुट कॉलम बोलते हैं, इनपुट डेटा, और वाई वाला हम वेरिएबल बनाते हैं किसके लिए, आउटपुट वाले के लिए। तो हम उसको जब एक्स और वाई दे देंगे ना दोनों, तो उसको पता चलेगा अच्छा एक्स वाला डेटा ये है जिसके अगेंस्ट वाई वाली वैल्यूज ये आएंगी, हम उसको अलग से बता रहे होते हैं। लेकिन क्लस्टरिंग में क्या होगा कि आपने पूरा डेटा उठा के दे दिया, उसको बताया नहीं है कि मेरा कौन सा टारगेट कॉलम है। तो आपकी वाली बात, अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं कि हाँ डेटा तो मौजूद होगा उसमें, आउटपुट वाला कॉलम उसमें मौजूद होगा, लेकिन उसको हम अलग से नहीं बता रहे कि इस वाले कॉलम को मैं आउटपुट कंसिडर कर रहा हूँ, वहाँ पे जरूरत नहीं, पूरा डेटा दिया और खुद से एल्गोरिथम चला के इस तरह के क्लस्टर्स बनाएगा और फिर हम उससे फर्दर काम दे रहे होंगे। ठीक है, प्रेडिक्शन उससे निकलवा रहे होंगे टेस्टिंग डेटा के बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा ये दूसरी एग्जाम्पल आ रही है। हाँ, ये आप लोगों ने देखा होगा हमारे फ़ोन्स के अंदर ये वाला फिनोमेना होता है कि लेट से आप कहीं भी गए, आपने लेट से अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ इमेजेस ली, ठीक है, अपनी पिक्चर्स ली, सही है। तो अगर आप गूगल फ़ोटोज़ पे जाके चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो क्या करते हैं, गूगल फ़ोटोज़ आपके जो मतलब क्या चीज़ एल्बम बना देता है, बिल्कुल। वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसको आपकी जैसी मतलब आपकी फ़ोटो मिल रही होगी ना, क्या करेगा उसको एक अलग से क्लास में कन्वर्ट कर देगा, एक अलग क्लासीफाई करके अलग से आपकी सारी फ़ोटोज़ को एक साथ गैदर कर देगा। ठीक है, अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा भी हुआ और अगर ये भी करता है कि आपने किसी फोटो को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये फोटो है तो उसके सारे ग्रुप से अलग कर देगा कि इसके लिए ये फोटो है। अच्छा, ये भी करता है। सही है, मेरी फैमिली के मेंबर 4 है, तो चारों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर दूँ तो 4 ग्रुप। सही है, लेकिन वो बंदा कॉमन होगा जो दोनों इमेजेस में, लेट से आप हैं और आपके भाई हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा आपके नाम के साथ भी एक क्लास आ रही होगी, उसमें भी आ रहा होगा। सही है, तो ये क्या है, आपका मैनुअली मतलब खुद ब खुद आपके पास क्या चल रहा होता है पीछे, ये आपका एक AI ही है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यहाँ पे चल रहा है जो क्या कर रहा है, आपके सेम ग्रुप्स बना रहा है। तो एक क्लस्टरिंग की एक एग्जाम्पल ही हो सकती है।
कि उसने क्या किया, सेम फीचर्स वाली इमेजेस को पकड़ के सारा एक साथ ग्रुप में रख दिया जो सिमिलर ग्रुप्स थे, मतलब सिमिलर डेटा वाले ग्रुप थे उसमें डाल दिया। ठीक है, अच्छा क्या है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देयर इज नो टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम अलग से नहीं होता। द मॉडल ओनली रिसीव्स इनपुट डेटा एंड ट्राइज टू डिस्कवर हिडन स्ट्रक्चर्स या हिडन पैटर्न्स। ठीक है, लास्ट देखते हैं जल्दी से, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ना आइडिया इस तरह समझें कि मॉडल जो है अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है विद टाइम। मॉडल क्या होता है, मॉडल की लर्निंग इस तरह से होती है कि अगर वो सही काम करेगा, मतलब हम मॉडल को जिस तरह से बना रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, अगर वो काम सही से कर देता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, रिवॉर्ड क्या होता है बताता हूँ मैं, फिलहाल के लिए समझें। इसको इस तरह से समझाया जाता है कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, उसको किसी पर्पज़ के लिए आपने ट्रेन किया, ठीक है, और अगर वो काम सही कर देता है आपका मॉडल, प्रेडिक्शन आप उससे करवा रहे हैं या उससे आप कोई काम करवा रहे हैं, अगर वो मॉडल सही काम दे देता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब उसकी इनकरेजमेंट की जाती है कि हाँ अच्छा किया, ठीक है, सही काम हो गया। और अगर उसको वो एरर करता है, मतलब एरर देता है वो, मतलब गलत प्रेडिक्शन दे रहा है या गलत आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या करते हैं उसको पेनल्टी लगाते हैं। ठीक है, पेनल्टी लगाते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत हुई है और इस चीज़ को इम्प्रूव करो। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बच्चा है, लेट से उसको साइकिल चलानी है, साइकिल चलाना सीखनी है, सही है, तो क्या होगा, उसको हम रूल्स बता देंगे सारे, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर देंगे इनिशियल स्टेज में कि भाई इस तरीके से आपने बैठना है, इस तरीके से पेडल्स मारना है और इस तरीके से आपने मूवमेंट इसकी चलानी है, सही है। तो क्या होगा उसके बाद वो, अब क्या, लेट से मुझे बताएं, हम में से मोस्टली बाइक चलाना जानते हैं, तो जब बाइक हम लोग चलाना सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, हम 3 से 4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी से हेल्प ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरा महीना अगर बाइक चलाना सीखें तो पूरा महीना बंदा हमारे साथ होगा। शुरू में कुछ हमने उससे इंस्ट्रक्शंस ले ली, बेसिक सी, और फिर वो खुद से क्या करते हैं, ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। तो ये मॉडल भी क्या होता है कि हम इसको जब डेटा देते हैं ना, तो डेटा देने के बाद ये अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, डिसीजन लेता है, ठीक है, और डिसीजन लेने पर अगर वो डिसीजन सही होता है तो पीछे इसके कुछ कोड करके बताया जाता है कि इसको रिवॉर्ड मिला है, या उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो प्लस कर दिए जाते हैं, ठीक है। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉडल जब लर्निंग कर रहा होगा ना, उस टाइम पे कुछ रिवॉर्डिंग सिस्टम चलता है, मतलब ये प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर इसके पीछे जो है ना ये रूल्स डिफाइन करता है कि अगर मॉडल सही काम करेगा, ठीक है, प्रेडिक्शन सही करेगा, तो क्या होगा, उसको कुछ पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिससे उस मशीन लर्निंग मॉडल को ये सेंस जाएगा कि मैंने अभी जो काम किया है वो सही हुआ है। और अगर वो कोई एरर देता है, अगर वो कोई प्रेडिक्शन सही नहीं करता, तो प्रोग्रामिंग रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते हैं, जिससे मशीन लर्निंग मॉडल को क्या जाता है, सेंस जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ गलत हुई है और इसको मुझे इम्प्रूव करना है, सही है। अब जैसे इसको इस तरह समझें कि चलिए जीपीटी की एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे लेट से एक फ्लास्क की एक वेब बेस्ड ऐप बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है फ्लास्क बेस्ड, सही है, मुझे सब कुछ इंस्ट्रक्शन दो, सारा कोड निकाल के दो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, मुझे बताना स्टार्ट कर देगा और अच्छी से मेरी वेबसाइट बन जाएगी, सही है। अब लेट से, लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे इस फ्लास्क की वेबसाइट को ना लेट से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करेगा, अब ये थोड़ी सी डीपर लेवल आ रहा है, अब जब डीपर लेवल आएगा ना तो क्या करेगा, ये मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं दिन में, तो उसको बोला कि भाई ये वाली फंक्शनैलिटी मुझे अचीव करनी है, और बोलेगा सही हो जाएगी, कोड लिख के देना शुरू कर देता है। लेकिन इन दी एंड क्या होता है, जब उस कोड को हम अप्लाई करके चेक करते हैं तो वो जिस तरह एक्सपेक्टेड होता है उस तरह से काम नहीं कर रहा होता, करवाना कुछ होता है, कुछ और करके बैठ जाता है वो, सही है। तो उसने क्या किया, हमारी कमांड पे या हमारे जो हमने उसको डेटा प्रोवाइड किया था, भाई मुझे ये काम करवाना है, उसने उस पर क्या किया, प्रेडिक्शन करी और हमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया, सही है। अब अगर उस डेटा के बिहाफ में मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं क्या बोलूँगा कि ये वाला काम नहीं चल रहा, मतलब एक तरह से उसको पेनल्टी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं बात को। मैं बताऊँगा कि भाई ये काम बिल्कुल ख़राब चल रहा है, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, ठीक है। तो क्या होगा, उसको पेनल्टी जब फील होगी, ये वाली चीज़ पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे कंसिडर करें, तो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा फिर वो कुछ और जाके सोचेगा, अच्छा ये सोल्यूशन नहीं है तो चलो मैं ये वाला सोल्यूशन ट्राई करके देखता हूँ,
सही है, फिर वो मुझे दूसरा सोल्यूशन देगा, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया फिर भी नहीं चल रहा, फिर मैं उसको दोबारा बोलूँगा नहीं ये भी नहीं चल रहा, तो क्या करेगा, इस तरीके से अपने आप को वो इम्प्रूव करता रहेगा। तो यही वजह है, समझे बात को। अभी जो आप लोगों ने सुना होगा डीप सीक जब चला था, डीप सीक जो AI इसका चाइना का मॉडल आया था LLM, तो कहा यह गया था कि मॉडल हमारा डेटा चुरा रहा है, लोगों का डेटा चुरा रहा है, ये इस तरह के अल्फाज थे, US ने कहा था, ठीक है। तो वो तो हर कोई मॉडल चुरा रहा है, सही है ना। हम जो कमांड दे रहे हैं, हम जो सारी चीज़ों उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी अल्टीमेटली जो भी हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स की फॉर्म के अंदर, वो अल्टीमेटली उनके पास जाके सेव हो रही है और उस पर दोबारा से उनकी लर्निंग हो रही है, सही है। तो सिर्फ डीप सीक की बात नहीं है, वो हर तरह का मॉडल हमारा ये डेटा अपने पास स्टोर करके रखता है और फिर क्या होता है, उसकी फर्दर उस पर लर्निंग करवाई जा रही होती है, बैकएंड पर उसकी लर्निंग चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमारे पास ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, जिसके अंदर मॉडल क्या होता है, खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है, खुद से डिसीजन लेता है और खुद डिसीजन लेने के बाद प्रेडिक्शन अगर उसकी सही हो जाती है तो उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, अदरवाइज को पेनल्टी लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी इम्प्रूवमेंट इसकी अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। सही है। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल है रियल लाइफ से कि भाई आप लेट से क्लास के लिए आए, क्लास के लिए आप निकल रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गए और लेट होने के बाद क्या हुआ कि आपको पता था कि आप लेट से कुछ टाइम था आपके पास लिमिटेड, आपने कहा चलो मैं इस टाइम में पहुंच जाऊंगा, सही है। लेकिन हुआ क्या कि जिस यूजुअल रूट से आप आते हैं यहाँ पर, आपने वो चेंज कर लिया, आपने कहा आज मैं यहाँ से जाता हूँ शॉर्टकट पड़ेगा, सही है, कि कोई आपने रूट चेंज कर लिया, लेकिन इत्तेफाकन आप जब वहाँ पे गए तो क्या पता चला, ट्रैफिक जाम पड़ा वहाँ पे, सही है। तो माइंड में क्या आएगा आपके पास, माइंड में क्या आएगा, दूसरा रास्ता मतलब यहाँ पे एक पेनल्टी वाला फीचर हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हमें थोड़ी सी गिल्टी फील होगी या थोड़ा सा हमारा यहाँ पे माइंड फ़ौरन से काम करेगा, बोलेगा यार हो सकता है मैं गलियों से निकाल लूँ, मतलब फ़ौरन से डिसीजन लिया जाएगा ना, ठीक है, उस पेनल्टी के भी हाफ पे कि फंस गए। वो पेनल्टी क्या है, मतलब फंसना क्या है, किस तरह से पेनल्टी है। तो फिर क्या होगा, आप बोलेंगे अच्छा मैं कि यहाँ से निकालता हूँ, वहाँ से निकालता हूँ, और आप क्या करेंगे, फ़ौरन डिसीजन को चेंज करेंगे, सही है। लेट से आप किसी गली में मुड़ गए, वो बंद पड़ी हुई थी, तो क्या होगा, क्या वहीं रुक जाएंगे, मतलब एक तरह से वो पेनल्टी कंसीडर हो रही है। फिर क्या करेंगे, दोबारा से अपना डिसीजन चेंज करेंगे, फिर आप टर्न लेके कुछ ना कुछ करके पेनल्टीज की मदद से अपने आप को इम्प्रूव करते करते इन दी एंड आप अपने गोल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, सही है। तो मॉडल भी क्या होता है, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा होता है, बस ये है कि मॉडल जब प्रिडिक्ट करता है तो प्रिडिक्शन के दौरान उस टाइम पे वो आउटपुट हमें दे रहा होता है, सही, मतलब हमें आउटपुट देगा तो क्या होगा, फिर जब भी तो पता चल सकेगा उसको कि उसने सही चीज़ दी है या गलत चीज़ दी है। अगर सही है तो हम में से मोस्टली क्या करते हैं, बताते हैं हाँ भाई ये काम तो चल गया, अब आगे चलो, एक तरीके से क्या होगा, उसके लिए वो रिवॉर्ड हो गया। अगर नहीं चलता तो हम बोलेंगे नहीं ये चीज़ ख़राब चल रही है, तो पेनल्टी कंसिडर होकर वो अपने आप को फिर इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। तो खैर ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिंपल लीनियर रिग्रेशन को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे किस तरीके से रूल जो हम डिस्कस करते हैं, रूल क्या होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस एक नज़र इसको पढ़ें, ज़रा जल्दी से सब पढ़ें इसको। करेक्ट आंसर्स का मतलब वही आउटपुट की बात हो रही है, इनपुट भी देंगे आउटपुट भी देंगे, तो करेक्ट आंसर्स बोल रहे हैं। दो टाइप्स डिस्कस करिए सुपरवाइज की, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। और अनसुपरवाइज के अंदर और भी होती हैं, एनोमली डिटेक्शन होती है, डायमेंशनलिटी डिटेक्शन होती है और डिफरेंट होती है, लेकिन फिलहाल हमने क्लस्टरिंग डिस्कस करी है, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट डिसीजंस हो सकते हैं जिसकी मदद से आप चीज़ों को मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।